हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं। इसको अगर देखा जाए तो ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। और इसके साथ देखा जाए सेकेंड पेपर के लिए सेकेंड यूनिट से लिया गया है। अब इसको हम समझते हैं, पूछ क्या रहा है, पूछा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप समझते क्या है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के प्रमुख स्वरूपों की विवेचना करना है। यहाँ समझिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पूछ रहा है कि उससे आप समझते क्या है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उससे आप समझते क्या है। इसके साथ साथ पूछ रहा है कि आखिर ये जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वो कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका जो प्रमुख स्वरूप है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते किसे हैं। इसको देखिए ज़रा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को देखा जाए तो यह एक ऐसा परीक्षण होता है जिसमें हमारे पास कई विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में से हमें एक विकल्प का चयन करना होता है। तो इस प्रकार के जो परीक्षण किए जाते हैं उसे हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। इसको थोड़ा फिर से समझिए कि जैसे अगर हम देखें कई विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना ही वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। अब ये रहा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण के जो प्रकार होते हैं उन प्रकार को देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार में अगर हम देखेंगे तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है ये दो प्रकार का होता है। अगर पहला देखेंगे तो प्रत्यास्मरण होता है और दूसरा होता है अभिज्ञान। इसको इंग्लिश में रिकॉल कहा जाता है, रिकॉल कहते हैं। और इसको अगर देखा जाएगा तो रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। लास्ट में अगर देखेंगे तो TION लिखा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है नाउन है। जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में TION लिखा रहता है तो हम उसको नाउन मानते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है ये दो प्रकार का है। एक तो है प्रत्यास्मरण जिसको इंग्लिश में रिकॉल कहते हैं, दूसरा है अभिज्ञान जिसको इंग्लिश में रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये दो प्रकार का होता है, रिकॉल दो प्रकार का होता है। इन दोनों प्रकार को समझते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो दो प्रकार का होता है, पहला होता है साधारण प्रत्यास्मरण और दूसरा होता है रिक्त स्थान पूर्ति। अगर इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें, जो साधारण प्रत्यास्मरण होता है इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे उसमें दिया होता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, फिर डॉट 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 यहाँ फिल करना रहेगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हम साधारण प्रत्यास्मरण कहते हैं। और एक होता है रिक्त स्थान पूर्ति। इसमें ये इस प्रकार से पूछा जाता है जैसे कि दिया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री डॉट डॉट हैं। इसको हम एक बार लिख के दिखा देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे इसमें दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अब यहाँ इसके बाद देखिए डॉट डॉट करके पूछा है, तो इसको अगर देखेंगे तो ये साधारण प्रत्यास्मरण टाइप के क्वेश्चन है। जब भी साधारण प्रत्यास्मरण टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो इस फॉर्मेट में लिखे होंगे। जब भी इसको हमें पेपर में लिखना होगा हम ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल लिखे लेंगे जिससे हमारा जो पेज हो काफ़ी जल्दी से भर जाए। इसके अलावा देखेंगे रिक्त स्थान पूर्ति। रिक्त स्थान पूर्ति में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री डॉट डॉट हैं। लास्ट में देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, बीच में फिल करने के लिए दिया गया। तो जब रिक्त स्थान पूर्ति में देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि ये जो अभिज्ञान है, रिकॉग्नाइजेशन है, ये चार टाइप का होता है। इसके चारों जो टाइप होते हैं उसको अब हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए जैसे अभिज्ञान में रिकॉग्नाइजेशन में जो दिया गया है, एक है एकांतर प्रत्युत्तर, एक है बहुनिर्वाचित, एक है तुल्य, एक है वर्गीकरण। चार प्रकार के होते हैं। जैसे एकांतर में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सत्य है असत्य है इस प्रकार से बताना रहता है। बहुनिर्वाचन में होता है जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें कुछ विकल्प दिए जाते हैं बहुत सारे, उसमें से चयन करना होता है। वहीं तुल्य में अगर देखेंगे तो वहाँ पे हमें साड़ीनुमा दे दिया रहता है, मैच करने के लिए बात करता है। वहीं वर्गीकरण की बात किया जाए तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अगर हम देखेंगे वर्गीकरण में तो यहाँ पर कुछ शब्द को दे दिया जाता है जिसमें से हमें ये ढूंढना रहता है कि आखिर कौन सा शब्द इसमें से मैच नहीं कर रहा, मतलब बेमेल अगर ढूंढना रहता है तो ये वर्गीकरण के तहत आता है। अब हम इन चारों का एक एक एग्जाम्पल लिख के देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जो अभिज्ञान है रिकॉग्नाइजेशन का, जैसे हम पहला देखते हैं एकांतर प्रत्युत्तर। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रश्न होगा जिसमें हमें या तो सत्य असत्य बताना रहेगा या तो सही या गलत। जैसे इसमें पूछा है कि ऑक्सीजन गैस ज्वलनशील है, मतलब अब यहाँ पे हमें या तो लिख देना सत्य है या असत्य है, या हाँ लिखना है या ना है। मतलब ऐसे प्रश्न जो सत्य या असत्य टाइप के हों या हाँ या ना में जिसका आंसर मिल जाए उसको हम एकांतर प्रत्युत्तर टाइप के प्रश्न कहते हैं। अब जब इसको हम पेपर में लिखेंगे तो इस प्रकार के कई प्रश्न लिखेंगे। जैसे सूरज पूरब से निकलता है,
हाँ या नहीं, पश्चिम में अस्त होता है, सही है गलत, ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल लिख देंगे जिससे जो है जो पेज होगा वो जल्दी जल्दी भरता चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो दूसरा है बहुनिर्वाचन। बहुनिर्वाचन मतलब है कि एक ऐसा प्रश्न जिसमें एक प्रश्न दिए रहेंगे, कई सारे विकल्प होंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे पूछ रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया है, किसने दिया है? अब यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दे देगा। न्यूटन ने दिया है, आइंस्टीन ने दिया है, फराडे ने दिया है, बोल्ट ने दिया, किसने दिया? मतलब यहाँ पर क्या होगा, कई ऑप्शन होंगे। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर जानने के लिए हमें विकल्प से ढूंढना होता है उन्हें हम बहुनिर्वाचन प्रश्न कहते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो तुल्य प्रश्न। तुल्य टाइप के प्रश्न ऐसे होते हैं जब हमें सारणी में मैच करना होता है तब हम उसको तुल्य टाइप के प्रश्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तीसरा, जैसे कामायनी है, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा, तो यहाँ पे हमें मैच कराना है और यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, ये हमें मैच कराना है। जब भी हमें मैच टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको हम तुल्य टाइप के क्वेश्चन कहते हैं। इसके अलावा देखा गया है जो चौथा है वो पूछा वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से जो बेमेल होता है उसको छांटना रहता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 13 है। यहाँ अगर हम देखें तो इवन नंबर की सीरीज चली आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिख दिया गया ऑड नंबर है, मतलब हमें ऑड नंबर को छांटना रहेगा। तो यहाँ पे इसी को हम छांटेंगे, यही हमारा उत्तर बन जाएगा। तो ये वर्गीकरण में था। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षण था, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के जो प्रकार थे वो प्रकार समाप्त हो गया। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के पेपर होते हैं इसकी उपयोगिता क्या है, इसके महत्व को हम समझते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताओं को अगर देखें, जो विशेषता दी गई है इसमें दिया गया है कि परीक्षण चाहे परीक्षक द्वारा क्यों ना किया जाए अंक समान ही रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम समझें कि जो परीक्षार्थी है, अगर परीक्षार्थी पेपर ना दे करके जो टीचर है अगर वो पेपर देगा तब भी अगर हम देखेंगे अंक उतना ही मिलेगा जितना एक बालक को मिला है, क्योंकि यहाँ पे नंबर कटने के कोई चांस नहीं है। जो सही रहेगा वो सही है और जो गलत है वो गलत है। इसके अलावा देखेंगे जो परीक्षण में व्यापकता भी होती है। इस परीक्षण को अगर हम देखें तो बहुत बड़े पैमाने पर भी कराया जाता है। जैसे अगर हमें किसी भी चीज़ में चयन करना होता है किसी लोगों को, तो यहाँ पर इसी परीक्षा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये परीक्षण जिस ज्ञान के मापन हेतु बनाए जाते हैं उसी का मापन करते हैं। अर्थात यहाँ मतलब समझिए कि जिस विषय का पेपर रहेगा, जैसे हमने अगर इतिहास का पेपर उठाया तो ये सिर्फ इतिहास का ही मापन करेगा कि व्यक्ति को या बालक को इतिहास की जानकारी है या नहीं। मतलब जिस ज्ञान के लिए मापन किया जाएगा ये उसी का मापन करेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कम समय लगता है। कम समय का मतलब यहाँ पर जैसे अगर आप एक अध्यापक हैं, वो आपको कॉपी चेक करनी है, अब अगर वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न है तो वहाँ पर आपको कॉपी चेक करना आसान है, क्योंकि आप तुरंत सही मारेंगे या चीज़ों को गलत मारेंगे। कम धन लगता है। कम धन का यहाँ मतलब है जब बालक जो है लिखेगा, चूँकि ये अगर हम देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ टाइप में है, इसमें बहुत सारे कई पेज तो लिखना नहीं है, बस गोला करना रहता है, तो यहाँ पर कम धन भी लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण में समय भी कम लग रहा है और धन भी कम लग रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मूल्यांकन करना भी आसान होता है। यहाँ पर देखेंगे अगर चीज़ों को मूल्यांकन करना रहता तो बहुत आसान हो जाता, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है तो वहाँ पर कुछ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जोड़ के लिखा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को काटना रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, या तो सही है या तो गलत है। सही है डायरेक्ट नंबर को आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ समझें कि मूल्यांकन करना भी आसान हो सकता है। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर इसमें कमियाँ क्या आती हैं, उन कमियों को हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष क्या हैं या इसकी कमियाँ क्या आती हैं, उन कमियों को हम समझें। जैसे इसमें दिया गया है कि विचारों एवं अभिव्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता। मतलब जो बालक है, जो परीक्षक है, जो परीक्षा दे रहा है, उसके विचारों का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो है फिक्स है क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द में आंसर देना होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो बालक होगा उसके ना तो हमें विचार के बारे में पता चलेगा, ना वो क्या अभिव्यक्त करना चाह रहा है उसके बारे में हमें पता चलेगा। इसके बारे में हमें कोई चीज़ें जानकारी नहीं मिलती। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो छात्रों की वास्तविक कमजोरी का पता नहीं चल पाता कि वास्तव में छात्र कमज़ोर कहाँ पर है, इसको हम नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि चीज़ें जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो बालक होता है वो रटा रहता है, रट की चीज़ों को बस खाली आंसर कर देता है, बस भाग जाता है। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट के नाम पर अगर देखा जाए बालकों में कुछ नहीं होता है, वो रटने की प्रवृत्ति का यहाँ से देखेंगे तो जन्म हो जाता है।
इसके अलावा देखेंगे तो इस परीक्षण में नकल की संभावना अधिक होती है। ये एक ऐसे प्रश्न हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुविकल्पीय रहते हैं, चीज़ों को बालक दूर से ही दिखा के बता देते हैं कि ए वाला सही है, बी वाला सही है। मतलब इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस परीक्षण में नकल की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा देखेंगे कि इसके माध्यम में जो है व्यक्तित्व का अध्ययन करना आसान नहीं होता, मतलब व्यक्ति का स्वभाव कैसा है ये इसके क्वेश्चंस को जज करके नहीं बताया जा सकता। वहीं अगर हमें निबंधात्मक प्रश्न दे दिया जाए बालक को, तो निबंध में वो जैसी चीज़ों को डालेगा, करंट के मुद्दे को अगर हम निबंध के रूप में दे दिए तो बालक जिस प्रकार के कंटेंट को उसमें डालेगा, अपनी जिस भावना को व्यक्त करेगा, उससे हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें व्यक्तित्व के बारे में जानकारी ही नहीं मिलती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण हमारा पूरा समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।